क्या कभी किसी ने सोचा है कि जीवन का सोर्स कोड क्या है? हमारे सामने आज जो स्रोत सामग्री और नोट्स हैं, उनमें इसी सवाल का जवाब है। और ये जवाब इंजीनियरिंग की किसी किताब में नहीं मिलता। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव में हम इसी बेसिक्स की गहराई में उतरने वाले हैं, विशेष रूप से 10वीं, 11वीं, 12वीं के बोर्ड्स और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। हम कोशिका यानी सेल को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और मैं बता दूं, ये एक ऐसा विषय है जिसके बिना जीव विज्ञान के किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को समझना लगभग असंभव है। तो मतलब जेनेटिक्स हो या मानव शरीर रचना, शुरुआत यहीं से होती है। एकदम सही। जब हमारे नोट्स कहते हैं कि सेल जीवन की एक इकाई है, तो इसका मतलब सिर्फ कोई एक ईंट या ब्लॉक होने से नहीं है। तो वो एक अकेली कोशिका स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखती है। हाँ, और वो सारे काम कर सकती है। वो खाना पचा सकती है, सांस ले सकती है, प्रजनन कर सकती है। अरे वाह, मतलब एक सिंगल सेल भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है। कोशिका की पूर्ण संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र जीवन सुनिश्चित नहीं करता। इसका मतलब अगर सेल का कोई अहम हिस्सा गायब है तो इंडिपेंडेंट लिविंग पॉसिबल ही नहीं है। ये न्यूनतम आवश्यकता है। इसी सूक्ष्म मशीनरी को समझे बिना हम ये नहीं जान सकते कि दवाएं कैसे काम करती हैं या वायरस कैसे हमला करते हैं। ये तो हर जीवित प्राणी का आधार है। तो अगर हम इतिहास पे नजर डालें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इतनी छोटी चीज को हमने खोजा कैसे। हाँ, और इतिहास का यह सफर नीट के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सबसे पहला नाम जो हमारे नोट्स में आता है वो है रॉबर्ट हुक का। उन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े में पहली कोशिका देखी थी। लेकिन यहाँ एक कैच है। हाँ, उन्होंने असल में कोई जीवित कोशिका नहीं देखी थी, है ना। उन्होंने सिर्फ खाली डब्बे देखे थे, क्योंकि कॉर्क की वो कोशिकाएं मृत थीं। मतलब वहां सिर्फ कोशिका भित्ति या कहें सेल वॉल बची थी। इतिहास में यही तो बारीकियां होती हैं। हुक ने सिर्फ दीवारें देखीं। तो फिर जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी? पहली बार किसी जीवित कोशिका को पानी में तैरते और हरकत करते हुए देखने का श्रेय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने बनाए हुए बेहतर लेंस से पहली बार इस जीवित दुनिया का दरवाजा खोला था। वाओ। और इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की। सही कहा। लेकिन मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि इन शुरुआती खोजों में और कोशिका के अंदर की पूरी दुनिया को ठीक से समझने में काफी लंबा समय बीत गया। इसका सीधा संबंध तकनीक से है, मतलब माइक्रोस्कोप की तकनीक से। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ, तब तक कोशिका की असली और जटिल संरचनात्मक डिटेल दुनिया के सामने आई ही नहीं। बिल्कुल। साधारण लाइट माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ बाहरी ढांचा ही देख सकते थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें सेल के अंदर के छोटे छोटे अंगों को देखने की ताकत दी। और जब ये खोजें हो रही थीं, तो उन्हें एक सिद्धांत में पिरोने की जरूरत भी थी, है ना। हाँ, यहीं से थ्योरी का जन्म होता है। 1838 में एक जर्मन वनस्पति विज्ञानी यानी बॉटनिस्ट थे, मैथियास श्लाइडन। उन्होंने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और पाया कि सभी पौधे अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। और फिर लगभग उसी समय 1839 में एक प्राणी विज्ञानी यानी जूओलॉजिस्ट थियोडोर श्वान भी कुछ काम कर रहे थे। वो जानवरों की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे। स्रोत सामग्री बताती है कि श्वान ने जानवरों की कोशिकाओं के बाहर एक बहुत ही पतली परत खोजी, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल। और श्वान ने पौधों के ऊतकों को भी देखा और ये निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति मतलब सेल बॉल का होना पौधों का एक अनूठा गुण है जो जानवरों में नहीं होता। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि श्लाइडन और श्वान के लिए इन बातों को एक साथ जुड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब दोनों तो बिल्कुल अलग दिखते हैं ना। हाँ, पौधों की कोशिकाएं सेल वॉल के कारण एकदम सख्त और डिब्बे जैसी दिखती हैं, जबकि जानवरों की कोशिकाएं लचीली होती हैं और उनका आकार भी अनियमित होता है। बाहर से देखने पर दोनों का कोई मेल ही नहीं है। श्वान का ये समझना कि इतनी अलग दिखने वाली संरचनाएं असल में अंदर से एक ही मूलभूत चीज से बनी है, ये बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। और यहीं से सेल थ्योरी का जन्म हुआ। बिल्कुल। श्वान की हाइपोथेसिस थी कि जानवरों और पौधों के शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा छेद था जो मुझे हमेशा से खटकता है। वो क्या? मतलब वे ये तो बता रहे थे कि सब कुछ सेल से बना है, लेकिन वे ये नहीं समझा पाए कि ये नई कोशिकाएं आखिर आती कहाँ से हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। क्या वे जादू से हवा में बन जाती हैं
या कोई और तरीका है? इस रहस्य को सुलझाने में कई साल लग गए। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने आकर इस पहेली को हल किया। ओहो, विर्चो की एंट्री, ये तो गेम चेंजर थे। बिल्कुल। उन्होंने पहली बार समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मतलब सेल डिवीजन होता है, और नई कोशिकाएं हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। उनके लैटिन शब्द मुझे याद आ रहे हैं, ओमनिस सेल्यूला एस सेल्यूला, है ना? एकदम सही, ओमनिस सेल्यूला एस सेल्यूला। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये जीव विज्ञान का एक मूलभूत सत्य है। हाँ, विर्चो ने श्लाइडन और श्वान की थ्योरी को एक अंतिम रूप दिया। आज हम मानते हैं कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। ये बात जीवन की निरंतरता को, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को स्थापित करती है। बिल्कुल। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें ये समझने में मदद करती है कि विज्ञान कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ता है। और इतिहास और सिद्धांत के बाद अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि कोशिकाएं दिखती कैसी हैं, तो ये सोचना गलत होगा कि वे किसी कारखाने से निकली हुई एक जैसी ईंटें हैं। हाँ, कोशिकाओं के आकार और रूप में बहुत ज्यादा विविधता होती है। हमारे नोट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं कि कोशिकाओं का आकार उनके कार्य यानी फंक्शन के अनुसार बदलता है। इसे समझने के लिए मैं एक टूल बॉक्स का उदाहरण देना चाहूंगी। टूल बॉक्स? अच्छा, बताइए। जैसे एक टूल बॉक्स में हथौड़ा भारी और चपटा होता है क्योंकि उसे कील ठोकनी है, जबकि पेचकस लंबा और नुकीला होता है। क्योंकि उसका काम पेच कसना है। बिल्कुल, दोनों ही टूल हैं लेकिन उनके काम अलग हैं, इसलिए वो अलग दिखते हैं। कोशिकाएं भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं। ये टूल बॉक्स वाली एनालॉजी काफी अच्छी है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। अगर साइज की बात करें तो स्रोत सामग्री में कुछ बहुत स्पष्ट आंकड़े दिए गए हैं जो बोर्ड्स और नीड दोनों के लिए अहम है। हाँ, जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जो केवल 0.3 माइक्रोमीटर लंबी होती है। बाप रे, 0.3 माइक्रोमीटर। हाँ, और इसी में एक और नाम आता है PPLO, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं। 0.1, ये तो बहुत ही सूक्ष्म रोगजनक है। बिल्कुल। और इसकी तुलना में अगर हम एक सामान्य बैक्टीरिया को देखें तो वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। और एक चरम छोर पर शुतुरमुर्ग का अंडा है ना? हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। सोचिए, कहाँ 0.1 माइक्रोमीटर का वो PPLO और कहाँ इतना बड़ा अंडा। विविधता तो है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा विविधता तो मानव शरीर के अंदर ही देखने को मिलती है। हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBCs को ही ले लीजिए। हाँ, उनका आकार लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। और वे गोल और द्विक अवतल मतलब बाइकॉनकेव होती हैं। मैं सोच रही थी ये ऐसी अजीब सी शेप की क्यों है? RBC का ये आकार असल में एक मास्टरपीस है। वो कैसे? देखिए, हमारी रक्त वाहिकाएं यानी कैपिलरीज इतनी संकरी होती हैं कि RBC को मुड़कर पिचककर उनके अंदर से गुजरना पड़ता है। ओहो! तो ये गोल और बाइकॉनकेव आकार न केवल उन्हें लचीलापन देता है, बल्कि ये ऑक्सीजन ले जाने के लिए सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया को भी बहुत बढ़ा देता है। क्या बात है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स को देखें, वे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, एकदम शाखेत और लंबी तार जैसी। बिल्कुल, क्योंकि नर्व सेल का काम है शरीर के एक हिस्से से दिमाग तक तुरंत सिग्नल पहुंचाना। हाँ, जैसे अगर पैर के अंगूठे में चोट लगे तो दिमाग को तुरंत पता चलना चाहिए। सोचिए, अगर वे गोल होती तो क्या होता? तो सिग्नल को तो लाखों कोशिकाओं से होके गुजरना पड़ता, बहुत टाइम लग जाता। एकदम सही। इसलिए एक लंबी तार जैसी संरचना तेज संचार के लिए सबसे अनुकूल है। वाह! और इसी तरह सफेद रक्त कोशिकाएं यानी WBCs अमीबॉइड आकार की होती हैं। हाँ, उन्हें शरीर के रक्षक के रूप में खून की नलियों से बाहर निकलकर संक्रमण वाली जगह पर जाना होता है, इसलिए वे अपना आकार बदल सकती हैं। और पादप कोशिकाओं में भी तो ऐसे एडेप्टेशंस मिलते हैं, है ना? बिल्कुल। पौधों में पानी को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर खींचने वाले जो ट्रेकीड होते हैं, वो लंबे पाइप की तरह होते हैं। वहीं पत्ती की मीजोफिल कोशिकाएं, जो असल में पौधों की भोजन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वे गोल या अंडाकार होती हैं, ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट समा सकें। तो मतलब बाहर से कोशिकाएं कितनी अलग हैं, कोई लंबी तार जैसी, कोई गोल, कोई पाइप जैसी। हाँ। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है।
अगर उनके काम इतने अलग हैं और वे बाहर से इतनी अलग दिखती हैं, तो क्या उनके अंदर की दुनिया भी बिल्कुल अलग होती? यह एक बेहतरीन सवाल है और ये सवाल हमें कोशिका के सबसे बड़े वर्गीकरण की तरफ ले जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिकाएं? बिल्कुल। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक और एनालॉजी आ रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है और यूकैरियोटिक कोशिका एक आलीशान हवेली की तरह। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह हैं जहां कोई दीवारें नहीं हैं। खाना बनाना, सोना, टीवी देखना सब कुछ एक ही बड़े खुले हॉल में हो रहा है। स्रोत भी यही बताते हैं कि इनमें झिल्लीबद्ध केंद्रक यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही अन्य झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और ये बहुत तेजी से गुणा भी करती हैं, है ना? हाँ, ये छोटी होती हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। और दूसरी ओर हमारी हवेली है, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसमें प्रोटिस्ट, पौधे, जानवर और कवक यानी फंगी आते हैं। तो इस हवेली में अलग अलग कमरे सिर्फ शौक के लिए नहीं बनाए गए हैं। बिल्कुल नहीं। इसे जीव विज्ञान में कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। आपके हवेली वाले उदाहरण में सोचिए, अगर कोई लिविंग रूम में शांति से सो रहा है और कोई वहीं पास में भारी मशीन या मिक्सर चला दे तो क्या होगा? जाहिर है नींद टूट जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। सटीक रूप से। कोशिका के अंदर भी लगातार हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कुछ एंजाइम बहुत खतरनाक होते हैं जो चीजों को नष्ट करते हैं, जैसे लाइसोसोम के अंदर होते हैं। हाँ, अगर उनकी झिल्ली टूट जाए और वे साइटोप्लाज्म में मिल जाएं, तो वे पूरी कोशिका को ही पचा जाएंगे। बाप रे! इसीलिए झिल्लीबद्ध अंगक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये सुनिश्चित करते हैं कि अलग-अलग काम बिना एक दूसरे में दखल दिए होते रहें। मतलब प्रोटीन बनाने का काम और कचरा नष्ट करने का काम एक ही समय पर अलग-अलग सुरक्षित कमरों में चलता रहता है। बिल्कुल। और इस हवेली में तो एक बहुत ही सुरक्षित तिजोरी भी होती है, हाँ। जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, जहां आनुवंशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल बहुत व्यवस्थित तरीके से गुणसूत्रों के रूप में सुरक्षित रहता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, है ना? हाँ। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब साइटोप्लाज्म में ही खुला पड़ा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, लेकिन इन दोनों अलग-अलग व्यवस्थाओं के बीच एक चीज तो समान है। क्या? साइटोप्लाज्म। हाँ, बिल्कुल। इसे दोनों प्रकार की कोशिकाओं का मुख्य अखाड़ा या मेन एरीना कहा गया है हमारे नोट्स में। ये एक अर्ध तरल मैट्रिक्स है। और साइटोप्लाज्म को सिर्फ एक जेली जैसा पदार्थ मान लेना बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि सेल को जीवित अवस्था में रखने के लिए जितनी भी बुनियादी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे सब यहीं होती हैं। बिल्कुल, ये वह जमीन है जिस पर जीवन का पूरा नाटक खिला जाता है। और साइटोप्लाज्म की बात हो ही रही है, तो मुझे एक ऐसा अंगक याद आ रहा है जो इस स्टूडियो अपार्टमेंट और हवेली दोनों जगह बेरोक-टोक घूमता है। आप राइबोसोम की बात कर रही हैं? हाँ, मैं इसे कोशिका का यूनिवर्सल वीआईपी कहना चाहूंगी। ये नाम तो एकदम फिट बैठता है। नोट्स बताते हैं कि राइबोसोम एक गैर झिल्लीबद्ध अंगक है, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और नीट के नजरिए से ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं तैरते। हाँ, ये दो अन्य अंगकों के अंदर भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। और इसके अलावा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ ईआर की सतह पर भी चिपके रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन्हें किसी झिल्ली या कमरे की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? ये हर जगह कैसे एडजस्ट हो जाते हैं? इसका जवाब इनके काम में छिपा है। राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन का निर्माण करना है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, प्रोटीनी एंजाइम बनाते हैं, सेल का ढांचा बनाते हैं, संदेश ले जाते हैं। इवोल्यूशन के क्रम में प्रोटीन बनाना इतना प्राचीन और जरूरी काम है कि इसे किसी खास झिल्ली में बंद करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। समझ गए। राइबोसोम खुद प्रोटीन और आरएनए से बनी एक नंगी मशीनरी है। जहां भी प्रोटीन चाहिए वहां राइबोसोम मौजूद हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन चाहिए होता है? बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी ऊर्जा बनाने वाली मशीनरी के लिए कुछ खास प्रोटीन चाहिए होते हैं, इसलिए वे अपने खुद के राइबोसोम अंदर रखते हैं। अरे वाओ, ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी व्यावहारिक है। हाँ, प्रकृति बहुत एफिशिएंट है। खैर, अब अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर ही देखें तो वहां भी सब कुछ एक जैसा नहीं है। आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स एक दूसरे से काफी अलग हैं।
हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल होती है, हाँ, प्लास्टिड्स होते हैं, और एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका यानी सेंट्रल वैक्यूल होती है जो जानवरों में अनुपस्थित होती है। यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि पौधों को आखिर इन चीजों की जरूरत क्यों है। हाँ, क्यों? देखिए, जानवर खतरे से भाग सकते हैं, है ना? बारिश या तेज धूप में कहीं छिप सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। वे भाग नहीं तो सकते। उन्हें पर्यावरण के भारी तनावों को झेलने के लिए एक बहुत ही कठोर बाहरी कवच चाहिए होता है। एकदम सही। और यही कवच कोशिका भित्ति या सेल वॉल है। इसके अलावा जो प्लास्टिड्स हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, वो उन्हें सूरज की रोशनी से खाना बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे जानवरों की तरह खाने की तलाश में घूम तो नहीं सकते। सही कहा। और वो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका मतलब वैक्यूल, मैंने पढ़ा है कि वो तो कभी-कभी पादप कोशिका का 90% हिस्सा तक घेर लेती हैं। हाँ, वो रिक्तिका असल में एक बहुत बड़े स्टोरेज टैंक या वाटर बलून की तरह काम करती है। अच्छा? ये सेल के टग प्रेशर को बनाए रखती है। आपने कभी देखा है कि बिना पानी के पौधे कैसे मुरझाकर लटक जाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखा है। पत्तियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि इन रिक्तिकाओं से पानी निकल जाता है और अंदर का दबाव कम हो जाता है। क्या बात है। अब जानवरों के पास ये कठोर दीवार या बड़ा टैंक तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज है जो ज्यादातर उच्च पौधों में नहीं होती। हाँ, सेंट्रियोल। बिल्कुल। ये भी एक गैर झिल्लीबद्ध अंगक है। और ये जंतु कोशिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल डिवीजन के समय, है ना? हाँ, जब जंतु कोशिका विभाजित होती है तो ये सेंट्रियोल गुणसूत्रों को दो अलग-अलग हिस्सों में खींचने के लिए धागे जैसी संरचनाएं बनाता है, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और पौधों में ये नहीं होता। पौधे इसके बिना ही विभाजन करने का एक अलग तरीका विकसित कर चुके हैं। वाह! तो मतलब आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। बिल्कुल, बहुत सी चीजें। हमने शुरुआत की रॉबर्ट हुक के मृत खाली डब्बों से, और फिर ल्यूएनहॉक की जीवित कोशिकाओं तक पहुंचे। और विर्चो के उस सिद्धांत को भी समझा कि नई कोशिकाएं कहां से आती हैं। हाँ, और आकार की विविधता तो कमाल की थी। 0.1 माइक्रोमीटर के सूक्ष्म पीपीएलओ से लेकर इंसान के शरीर में दौड़ती लंबी नर्व सेल्स और वो लचीली लाल रक्त कोशिकाएं। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने कंपार्टमेंटलाइजेशन के जरिए एक ही जगह पर हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित रूप से चलाना सीख लिया। हाँ, वो हवेली वाला उदाहरण। और पादप व जंतु कोशिकाओं का अंतर तो सीधे तौर पर उनके जीने के तरीके से ही जुड़ा हुआ है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कोशिका मात्र एक ईंट या ढांचा नहीं है, ये एक अत्यंत उन्नत, सेल्फ रेगुलेटिंग और गतिशील प्रणाली है, एक पूरा चलता फिरता शहर है। बिल्कुल। और इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जो रुडोल्फ विर्चो के उस सिद्धांत ओमनिस सेल्यूला से सेल्यूला से ही जुड़ा है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। हाँ, अगर हम इस बारे में गहराई से सोचें तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आज इस वक्त हमारे शरीर में मौजूद हर एक कोशिका उस एक अकेली कोशिका की एक अनब्रोकन यानी निर्बाध श्रृंखला का हिस्सा है, जो अरबों साल पहले इस पृथ्वी पर पहली बार बनी थी। बिल्कुल। हम और हमारे आसपास का हर जीवित प्राणी एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में उस बिल्कुल पहले जीवन के सोर्स कोड से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। वो चेन कभी टूटी ही नहीं है। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? जीव विज्ञान की किताबों के तथ्य जब इस तरह से जीवन के इतने बड़े चित्र से जुड़ते हैं तो ये विज्ञान और भी अधिक रोचक हो जाता है। उम्मीद है आज का ये डीप डाइव हर सुनने वाले, खासकर हमारे छात्रों के लिए मददगार रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।